नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी यूनिट 7 की, जिसमें हम कहानियों को पढ़ रहे थे क्रम से, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग। ये जैनेन्द्र की कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है ना। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट कथन पढ़ेंगे, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी पेपर में आएंगे क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। इस कहानी का जो मेन कोटेशन है ये है कि मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडी कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सूना और सोच अपना अपना भाग्य। मतलब ये कहानी जब ख़त्म होती है, जब कहानी, तो उसमें लेखक के द्वारा लिखा गया बहुत ही मार्मिक कहानी है। 10 वर्ष के बालक की कहानी है, जिसको जैनेन्द्र ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैनेन्द्र का कहानी अपना अपना भाग्य। कहानी से संबंधित जैनेन्द्र का एक कथन है। जैनेन्द्र ने लिखा है कि कहानी एक भूख है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। तो ये किसका कथन है? तो जैनेन्द्र का कथन है। ओके, जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में होता है। जैनेन्द्र 1905 में इनका जन्म होता है अलीगढ़ के कौड़िया गांव में हुआ था। जैनेन्द्र का जन्म 2 जनवरी अलीगढ़ में 1905 को कौड़ियागंज के गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था कि आनंदी लाल नाम किसका था, है ना। अभी 2024 जून में जो पेपर हुआ है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में, यही क्वेश्चन आया था कि आनंदी लाल किसका नाम था। ओके, तो आनंदी लाल जैनेन्द्र का बचपन का नाम था। ओके, फिर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि हिंदी के दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भावनिष्ठा। क्या लिखते हैं? दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्म और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संतृप्त करने का श्रेय जैनेन्द्र को प्राप्त था। अपना अपना भाग्य कहानी वातायन में संकलित है। मतलब वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। कौन से? अपना अपना भाग्य। ये कहानी संग्रह का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि पेपर में इतनी सारी कहानियां हैं, सारी कहानियों का संग्रह, कोई ना कोई कहानी का संग्रह जरूर पूछेगा। और मैंने सारे कहानियों में संग्रह और पत्रिकाओं का नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट किया है कि एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन है आएगा ही। ओके, प्रकाशित जो उनकी कृतियां हैं, जो कहानी है, फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, 2 चिड़िया 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944, जय संध्या 1949 तथा जैनेन्द्र की कहानियां 7 भाग है ना। इनकी पहली कहानी खेल है, 1928 में है, जो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है। ओके, फांसी को भी माना जाता है, पर खेल को पहली कहानी मानते हैं जैनेन्द्र। आगे चलते हैं कि निम्न वर्गीय बच्चे की कहानी है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी का शीर्षक है। जिस प्रकार एक बालक अपने गांव से आता है, नैनीताल के ऊपर लिखी गई कहानी है। तो अपने दोस्त के साथ छोटा सा 10 वर्ष का बालक आता है और उसको किस प्रकार से होटल में रखते हैं, जूठा खाना देते हैं, 1 रुपया देते हैं, फिर होटल से निकाल देते हैं। तो इधर उधर वो भटकता रहता है, उसके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, फिर इसकी लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो इसी के ऊपर ये कहानी आधारित है। ठीक है, पढ़ते हैं। निम्न वर्गीय बच्चे की कहानी है, विशेष संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद शैली है, ठीक है, जो मित्र जो कथावाचक हैं और उनके मित्र हैं, दोनों संवाद कर रहे हैं, दोनों को संवाद शैली में कहानी लिखी गई है। ये कहानी यथार्थवाद दृष्टिकोण के साथ देश की विडंबना को रेखांकित कर रही है। ठीक है, देश में ये विडंबना रेखांकित किस प्रकार गरीब बच्चों की हालत होती है, ये दिखाने का लेखक ने प्रयत्न किया है। भारतीय पिता जो है, अंग्रेजी पिता के बीच में अंतर बताया गया है। इस कहानी में जो अंग्रेज हैं, है ना, जो अंग्रेज हैं और जो भारतीय पिता हैं, उनके बीच अंतर है। भारतीय माता और अंग्रेज माता के मतलब माँ है, जो उनके बीच अंतर है। ठीक है, सामाजिक विषमता का चित्रण है इसमें। क्या है? सामाजिक विषमता का चित्रण है।
तो आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि अपना अपना भाग्य कहानी में भारतीय पिता और अंग्रेजी पिता के बीच को दर्शाया गया है, तो ये सही है। भारतीय माँ, अंग्रेजी माँ और सामाजिक विषमता का चित्रण है। जैनेन्द्र को 1905 में होता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। ये आप लोग याद रखिए कि जैनेन्द्र को किसने माना है मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार, है ना। मानव जीवन दर्शन मतलब किसी मनुष्य के जीवन को अपनी कहानी में उतार देना, मानव जीवन का दर्शन, है ना। तो जैनेन्द्र को किसने माना है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। ओके। अपना अपना भाग्य कहानी बताएं 1930 में संकलित है। इसका सन जो है 1930 याद रखिए। 10 वर्षीय बालक के चित्रण है जो बेघर है ना। तो उसकी उम्र कितनी है, उम्र से क्वेश्चन आते हैं। तो 10 वर्ष है। कहानी का जो पात्र है 10 वर्ष का अनाथ बच्चा है। कथावाचक कथानायक और कथानायक का मित्र है ना। तो जो कथानायक है उनके मित्र दोनों के बीच संवाद शैली में कहानी लिखी गई है। शैली भी पूछी जाती है पेपर में। यह कहानी आत्म कथात्मक शैली तथा मैं शैली में लिखी गई है। यह 4 भाग है। इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। इसमें नैनीताल में ये कहानी लिखी गई है। विषय है गरीब बच्चा सर्दियों में मर जाता है, ठीक है, क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई थी। बच्चा क्यों मर जाता है, तो अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई थी, इसलिए बच्चा मर जाता है। उसका उद्देश्य क्या है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर नैनीताल के परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है। ठीक है। हम सड़क के किनारे एक बेंच में बैठ गए, है ना। लेखक और उनके जो कथावाचक हैं और उनके जो मित्र हैं दोनों लोग बैठे हैं। पोलो का मैदान है वहीं पे और बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोलो का मैदान है, अपना अपना भाग्य में बच्चे क्या खेल रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं कि हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सज कर सामने से निकलता जा रहा है ना। यहाँ पे लेखक कहता है कि मानव मनुष्यता के बाजार सज कर निकलता जा रहा है। वहाँ पे सब वो लोग बैठे और बात कर देख रहे हैं। अंग्रेज पिता अपने बच्चों के साथ भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी जो पिता है, जो अंग्रेज लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो भाग रहे हैं, हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि भारतीय पिता खेलते हैं कि अंग्रेजी पिता, तो अंग्रेजी पिता खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और भाग रहे हैं। भारतीय पिता क्या करते हैं, धन संपन्नता के लक्षणों को प्रदर्शन करते हुए चल रहे हैं, है ना। मतलब वो धन संपन्न जिसके पास है, जो बड़े आदमी, उसको प्रदर्शन करते हैं, उसको प्रदर्शन दिखाते हुए चल रहे हैं। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। टाइम क्या था, संध्या का समय था। पीछे पोलो का मैदान है, मैंने अभी बताया कि पोलो का मैदान है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। सामने अंग्रेजों का प्रमोद गृह है, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा है, ठीक है। तो कैसा बाजा बज रहा है, सुहावना और रसीला। पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल, है ना। भारती माँ क्या करती हैं, तो भारती माँ जो है कुल की लक्ष्मी सड़क के किनारे दामन बचाती हैं और संभालती हुई साड़ी की कई तहों को सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा को लेकर चल रही हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो अपना अपना भाग्य कहानी में जो भारतीय माँ है उनकी विशेषता क्या है ना। तो लोक लाज लेकर चल रही हैं, वो कुल लक्ष्मी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ये एक बार इसको देख लेना। नैनीताल बिजली की रोशनी दीप मालिका जल रही है। नैनीताल में बिजली की रोशनी से दीप मालिका जल रही है। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया है। घना कोहरा था, टन टन की आवाज थी, 11 बजे, है ना। टन टन की आवाज बजी, 11 बजे। रात 1 बजे लोहे के बेंच पे बैठे नंगे बच्चे नंगे पैर और सर
मतलब 1 बजे रात बैठा है और जो कथावाचक हैं और उनके मित्र हैं वो भी वहाँ पे बैठे हैं। 10 वर्ष का मैल से काला पड़ गया, मतलब वो बच्चा 10 वर्ष का है और उसका मतलब जो शरीर है वो काला पड़ गया है मैल से। दुकानदार सोया था, सब काम कराता था। एक वो कथावाचक के जो मित्र हैं तो वो पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या करते हो, सब पूछते हैं। तो वो बोलता है कि मैं दुकान में रहता था, काम करता था, वो मुझे 1 रुपये देता था। तो कितना देता था दुकान वाला, वो काम करने के लिए बच्चे को कितना देता था, तो 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये देता था और जूठा खाना जो भी छोड़ देते थे उसको वो देता था। लड़का घर से 15 कोस दूर था और जो नैनीताल आया है तो उसका घर 15 कोस की दूरी में था, ठीक है, वो भागकर आया था। लड़का जो है, कई भाई और छोटे बहन थे, मतलब वो लड़के के भाई बहन बहुत सारे थे, सो भाग आया। वो कथावाचक के मित्र पूछ रहे हैं तुम क्यों आए, तू बता रहा है कि मेरे भाई बहन बहुत सारे थे, सो मैं भाग आया, वहाँ काम नहीं था, वहाँ गांव में कुछ काम नहीं था, बाप भूखा था तो मारता था। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कथा जो लड़का है उसका बाप क्या करता था, तो वो मारता था, है ना, बाप भूखा था तो मारता था, माँ भूखी थी तो रोती थी, और माँ क्या करती थी, रोती थी, बाप मारता था, ठीक है। एक लड़का साथ आया था, वह मर गया। क्यों मर गया, साहब ने मारा, जहाँ दुकान में वो काम करते थे तो उसने मारा, होटल वाले ने, तो वो मर गया। मित्र इसे खाने के लिए कुछ देना चाहते थे, है ना, कथावाचक कह रहे हैं कि मेरे मित्र जो हैं वो कुछ देना चाहते थे पर उनके पास चेंज नहीं था, मतलब वो पैसे नहीं थे, तो वो मतलब नहीं दिए, और नहीं दिए। उसके बाद जहाँ होटल में रुके हुए थे वहाँ लेके गए अपने मित्र, एक वकील साहब थे, उनसे बोलते हैं कि इसको कुछ दे दीजिए, काम दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि ऐसे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ करके चला जाएगा, तो उसको आगे भगा देते हैं, है ना। हृदय में जितनी दया है पास में उतना धन तो नहीं है। हृदय में जितनी दया है पास में, कथावाचक कह रहा है, तू जाने दो यह दया इस जमाने में बहुत है, तो जाने दो इस जमाने में दया बहुत है। कथावाचक कह रहे हैं कि हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं, तो इसे जाने दो, दया इस जमाने में बहुत है ना। सुबह 10 बजे के लिए उस लड़के को कथावाचक के मित्र जो है वो बुलाए थे कि तुम आना 10 बजे, तो मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा या फिर खाने पीने का, है ना। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ फिलॉसफी सुनाई, ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ फिलॉसफी सुनाई। वो दोनों मित्र बात अपने में बात कर रहे हैं। उदास मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। उदास मित्र ने कहा, जो उसकी मदद करना चाहते थे लड़के की पर कर नहीं पाए, वो ठिठुरता रहा, ठंड से कांपता रहा, उसके पास कपड़े नहीं थे, ये लोग कोट पहने थे, और उसके लिए खाने के लिए नहीं था, तो मदद करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि स्वार्थ कहो, लाचारी कहो या निठुराई कहो या बेहयाई कहो, ये लेखक के मित्र कहते हैं, है ना। ये किस कहानी से है, तो अपना अपना भाग्य से। मरने के लिए उसे वही जगह मिली थी, 10 वर्ष की उम्र, वही काले चिथड़े की कमीज मिली थी, है ना। 10 वर्ष की उम्र में वही जगह मिली थी, 10 वर्ष की उम्र में वही काले चिथड़े कमीज मिली थी, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए एक सफ़ेद ठंडी कफन का प्रबंध कर दिया था। मतलब कह रहे हैं कि मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने, है ना, सबके लिए ऊपर सफ़ेद ठंडी कफन का प्रबंध कर दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। यह सब सुना और सोचा, सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यहाँ पे ये है कि जब वो वहाँ पे लेटा था ज़मीन में, टेबल में, तो उसके ऊपर जो बर्फ़ गिर रही है, तो बर्फ़ इतनी जम गई थी ठंड से, वो बालक की मृत्यु ठंड से हुई, भूख से हुई, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास कपड़े नहीं थे, बर्फ़ गिर रही है, ठंड से उसकी मृत्यु हो गई। तो कोई अगर उसके ऊपर कफन नहीं डाला सफ़ेद, तो बर्फ़ से ढका हुआ वो बालक की दूसरे दिन पता चला कि वो
मतलब मर गया, नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जैनेंद्र की। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैंने इम्पोर्टेंट बना दिए हैं, तो आप लोग पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेना। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।